नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेरिट नो एकेडमी में। आज हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण पार्ट 2। पार्ट 1 हमारा हो चुका है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप पिछली कक्षा देख के इस कक्षा में आएंगे, नहीं तो क्या होगा, कुछ चीज़ें जो पीछे छूटी रहती है उन चीज़ों को यहाँ पे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, क्या मैं आपका एक बार फिर से बता दूँ आपको, जो हमारा द्विघात समीकरण होता है। देखिए, द्विघात समीकरण का मानक रूप पहले देख लीजिए आप। द्विघात समीकरण तो देखिए, द्विघात समीकरण हमारा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखो, बराबर करके 0 लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ बराबर करके 0 नहीं लिखेंगे तो क्या होगा आपका, अगर इन चीज़ों को हम हटा दें कुछ टाइम के लिए, तो क्या हमारा रैखिक जो द्विघात समीकरण रहेगा नहीं, तो हमारा हो जाएगा द्विघात बहुपद। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी आप द्विघात समीकरण लिखेंगे तो क्या है, आप हमेशा बराबर करके 0 लिखेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए क्या है, ये हमारा देखिए क्या मानक रूप, यानी जब भी आपको द्विघात समीकरण को पहचानना होगा तो आप इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के समझेंगे और पहचानेंगे उसके कि क्या हमारा द्विघात समीकरण है। देखिए, क्या नॉर्मली आपको क्या समझना है, यहाँ जो हमारा ए बी और सी क्या है, ये हमारा ए बी सी ए हमारे अचर पद हैं। अचर पद का मतलब क्या होता है, संख्याएं। जो हमारी संख्या होती हैं 1 2 3 4 5 6 रूट में 5 1/2, ये सभी आपकी संख्याएं यहाँ पे होती हैं, यानी माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। सीधी बात में समझिए। और देखिए आपका क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स क्या है हमारा, एक्स हमारा चर है। चर का मतलब ये होता है कि इनका मान कोई फिक्स नहीं होता, कब क्या होगा। कभी x बराबर आपका 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा, कभी 4 होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, क्या आपका जो मानक समीकरण होता है उसी से आपके क्वेश्चन सॉल्व होते जाते हैं। अब देखिए, एग्जाम्पल के लिए हम आपको लिख रहे हैं द्विघात समीकरण। जैसे देखिए, हमारा क्या है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए क्या, अगर मैं कहूँ आपको इस समीकरण को मानक समीकरण से तुलना करके a और b का मान निकालना है। देखिए, जब आप a और b का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए क्या, अगर मैं इसमें पूछूं आपको a का मान क्या है, आपसे मैं अगर पूछूं a का मान क्या है, देखिए क्या, कुछ नॉर्मली कुछ नहीं करना आपको। देखिए a के बराबर क्या है हमारा, a के बराबर हमारा है 2, तो कहने का मतलब a बराबर हो गया हमारा 2। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो अंक के आगे चिन्ह होगा, यानी जो हमारे अंक के आगे चिन्ह होगा वो भी चिन्ह उसी के साथ लिखते जाएंगे। देखिए a बराबर हमारा क्या हो गया 2, और b बराबर आप देखेंगे आपका हो जाएगा 4। देख रहे हैं, देखिए क्या हमारा, हमने कहा आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करके ए बी सी का मान निकालना है। नॉर्मली आप देखेंगे क्या, दोनों चीज़ों को ऐसे लिखेंगे बराबर करके, वहाँ पे देखेंगे ए बराबर क्या हमारा 2, बी बराबर है 4 और सी बराबर आपका हो जाएगा 3। समझ रहे हैं ना। देखो क्या, एक बार और बताते हैं। जैसे देखिए क्या हमारा, हमने कोई द्विघात समीकरण लिया। दो घात का मतलब होता है कि 2 से ज़्यादा घात नहीं होगी। आपको पहचान बता दूं, देखो क्या है, इसमें देख रहे हो ना, x की घात अधिकतम कितनी है, 2 है ना। तो जब देखो क्या होता, जब दो घात समीकरण की बात आएगी ना, तो उसमें अधिकतम घात 2 होगी, वो भी प्लस में होगी। अगर देखो यहाँ पे देखो x की घात -2 हो जाती, तब ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं रहता। क्योंकि देखिए, इसका कहने का मतलब ये है 1/x² है, बटे में है। अगर ये आपकी माइनस की घात हो गई तो आपका क्या हो जाता है, वो चीज़ें नीचे से ऊपर लेके गई हैं। तो कहने का मतलब देखिए, पहचान में आपको बता दूं, नॉर्मली प्लस की 2 घात देखना, बस अधिकतम 2 से घात नहीं ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे देखिए किसी मामले में क्या होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर
प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। देखिए क्या है, ये क्या आपका द्विघात समीकरण है? नहीं होगा ये द्विघात समीकरण। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे इसमें जो आपकी अधिकतम घात है कितनी हो गई? 3। तो आपकी घात कितनी हो गई? 3। तो कहने का मतलब ये आपका होगा त्रिघात समीकरण। तो केवल हमें इस चैप्टर में जो हमारा ये अध्याय है इसका नाम ही दो घात समीकरण है। देखिए क्या हमने आपको पीछे का ओवरव्यू दिया, अब चलते हैं अपने प्रश्न पर। जैसे देखिए इनको सरल करने के लिए, यानी जैसे हमें जो होता है हमारा जो गुणनखंड होते हैं हमारे, जैसे हमें रैखिक समीकरण का गुणनखंड पूछेगा, मूल पूछेगा और विविक्तर पूछेगा। इन सब चीज़ों को बहुत आसान है, केवल एक बार समझेंगे, दोबारा समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए क्या है, 3x² माइनस 2 इंटू रूट 6x। देख रहा हूँ मैं, इसीलिए आप सभी को रूट 6 का बता रहा था क्या होगा। लेकिन आप लोगों ने वहाँ पे अगर अच्छे ध्यान दिया होगा तो एक चीज़ें फिक्स हैं कि आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, देखिए क्या मैं आपको बताऊं, नॉर्मली अगर आपको इसको सॉल्व करना है, यानी अगर आपसे मूल पूछे, मूल को अभी ध्यान मत रखिए, जो क्वेश्चन है इसको ध्यान मत रखिए, केवल हमें इसका गुणनखंड करना पहले सीखना है। गुणनखंड समझ रहे हैं क्या होता है? जैसे देखिए क्या होता है, ये हमारा देखिए गुणनखंड कैसे करते हैं। देखिए हमारा समीकरण है ना, इसको ध्यान से देखिए, 3x² माइनस 2 रूट 6x। उसके बाद आप देखेंगे प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए जब गुणनखंड आप करते हैं मतलब क्या है, जो देखिए हमारा x² का गुणांक है और यहाँ पे देखिए जो हमारा अचर पद है, तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो गया 6 हो गया ना। अब देखिए क्या है, अब देखिए जो हमारा 6 है तो इसका मतलब क्या है, अब देखिए बीच वाली संख्या यहाँ पे कितनी है, -2 रूट 6। अब ये बताइए कि दो संख्याएं ऐसी बताइए जो 6 को काट रही हूँ, दो संख्या आप बताइए जो 6 को काटती हूँ। देखिए कितना, कौन कौन सी संख्या है, क्या 3 और एक संख्या बताइए 2। ये तो सेम हो गई। क्या इसको हम लेके सॉल्व कर सकते हैं? नहीं। देखिए यहाँ संदर्भित संख्या हमारी क्या है, 6 है ना, तो यानी हमारे ऐसे गुणनखंड होंगे जो 6 से लगते हुए हैं। जैसे देखिए ये क्या कहने का मतलब है, जो ये हमारे बीच की संख्या है ना, इनको हमें दो भागों में तोड़ना होगा। तोड़ने का मतलब यह है, इनको संख्याओं को हमें अलग करना होगा ऐसे फॉर्मेट में जिनका मान हमें -2 रूट 6 आए, बस सीधी सी बात है। अब देखिए क्या है, जैसे देखिए हमने आपको पीछे बताया कि रूट 6 प्लस रूट 6 आपका कितना हो रहा था, 2 रूट 6, यही हो रहा था ना, इसके पहले मैंने आपको जस्ट बताया कि रूट 6 प्लस रूट 6 आपका कितना होगा, 2 रूट 6 होता है। अब देखिए क्या है, आप यहाँ पे जो लिखे हैं 3, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप रूट 6 और रूट 6, दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा गुणनफल। आपको पता कितना होगा दोनों संख्या का, इसके पीछे हमने सॉल्व किया था, रूट 6 मल्टीप्लाई रूट 6, तो कितना आ रहा था हमारा आंसर, 6 आ रहा था ना। देखो जब हमने इसको ऐसे सॉल्व किया था, यानी 6 की घात 1/2 प्लस 6 की घात 1/2, तो हमने कितना सॉल्व किया था, तो हमारा आंसर ही 6 आया था। पता है कि नहीं, इसको मैंने पीछे अभी आपको बताया, तो सेम चीज़ें वही हैं। तो देखिए क्या है यहाँ पे,
अब देखिए क्या है, अब देखिए हम उसको कैसे लिखेंगे। देखो क्या हमें -2√6 लाना है ना, तो इन दोनों संख्या का हम कैसा चिन्ह रखेंगे कि हमारा -2√6 आ जाएगा। माइनस में लाना, प्लस में नहीं। तो देखो नॉर्मली क्या चीज़ें हैं, ये दोनों प्लस में है ना। अगर हम इनको प्लस कर रहे थे तो हमारा कितना आ रहा था, प्लस में 2√6 आ रहा था ना। अगर इन दोनों का हम चिन्ह बदल देंगे, यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो हमारा माइनस में 2√6 आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, देखो जैसे आप किसी दुकान पे गए तो आपने 5 रुपये का पहले उधार लिया, उसके बाद फिर 5 रुपये का उधार लेंगे, तो कितना उधार हो जाएगा टोटल, -10। क्योंकि माइनस को आपको दिखाना पड़ेगा ना कि मैं ऋण में हूँ, कर्ज में। प्लस चीज़ें जो आप देखिए क्या होता है, जो आप कर्ज में रहेंगे तो उसको माइनस से प्रदर्शित करते हैं, और अगर प्लस में होंगे तो उसको प्लस से प्रदर्शित करेंगे, बस सीधी बात। तो वही चीज़, अब मैंने जाके दुकान पर √6 का कुछ सामान लिया, फिर जाके मैंने √6 का सामान लिया, तो हमने माइनस में 2√6 का हमारा टोटल कर्जा हो गया। तो नॉर्मली आप देखिए क्या है, यहाँ पे हमारा नॉर्मल वैसे होगा 3x²। तो आप देखिए इन दोनों की जगह पर हम क्या लिखेंगे, -2√6 बराबर हमारा होता है √6 -√6, यही है ना हमारा। देखो ध्यान से, माइनस की जगह पे हम इन दोनों को रखेंगे, इन्हीं दोनों को हम माइनस की जगह पर रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें ऐसी संख्या को प्राप्त करना है। इन मूल संख्या को प्राप्त करने के लिए मूल संख्या को इस तरीके से हम लिखते हैं कि उनका मान हमेशा वही आए जो मूल संख्या हो। और उनको कैसे हमें पता चलता है कि वो इन्हीं संख्या का गुणनफल होता है। देखिए गुणनखंड करने से पहले आपको इन दोनों संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आपका क्या होगा, देखिए यहाँ पे 6 आया। देखिए जो ये मान है निर्धारित होगा, जो ये बीच की संख्या है, हम किन किन संख्याओं में तोड़ेंगे, ये इन दोनों संख्याओं के गुणनफल से पता चलेगा। अपने मन से नहीं इसको लिख सकते। अब अभी आपको ये मैं डायरेक्टली कहूँ सॉल्व करने के लिए, तो कर नहीं पाएंगे, इसलिए पहले इन दोनों संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए हमारा 6 आया। तो 6 आने के बाद हम देखेंगे कि हमारी जो बीच की संख्या यानी मध्य भाग आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा मध्य भाग -2√6 है। तो हमें इस संख्या का जो हमारा ये रूट है, ये 6 है, तो हमें ये इन संख्याओं का ऐसा गुणनफल लेना है जिनका जोड़ घटाव करने पे हमें माइनस का 2√6 मिल जाए। तो नॉर्मली बात है। अब देखिए क्या हमारा यहाँ पे देखिए हम पहला लिखेंगे माइनस का लिखेंगे √6, -√6 x हो गया हमारा। एक्स देखिए नॉर्मली हमेशा साथ ही चलता रहेगा। क्यों, क्योंकि हमने देखिए केवल हमने आपको ये संख्या लेके बताया, एक्स को सेम वैसे लिखते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे -√6x + 2 हो गया ना आपका। देखिए बहुत आसान है। देखिए ये देखिए क्या, पहले इन दोनों संख्या का गुणा करेंगे। जब भी आपको गुणनखंड करना होगा तो पहले इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जो हमारा मान आएगा यानी 6 आया ना, तो 6 को हम ऐसे 2 भाग यानी 6 के ऐसे 2 गुणनखंड लेंगे। देखिए 6 का मतलब क्या है, 6 की ऐसी 2 संख्या है ना जो 6 को काट दे, बस सीधी सी बात है। और वो संख्या किस प्रकार की होनी चाहिए, वो संख्या है इस मध्य भाग के अनुसार होनी चाहिए। देखिए क्या है यहाँ पे आपका, देखिए 2 × 3 भी हो रहा है ना। हमने 2 और 3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें क्या लाना था, 2√6 लाना था, इसलिए हमने इसको √6 के फॉर्म में लिया, इसलिए ये आया हमारा -√6। उसके बाद भी है हमारा -√6। अब देखो ये देखो हमारा एक स्टेप हो गया है, इसके बाद आप लगभग सॉल्व कर ले जाएंगे। अब बताइए इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, इसमें और इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? 3 दूनी 6 मिल रहा है ना। इन दोनों में कॉमन क्या लें, 3 लें। देखो ऐसा देखिए नॉर्मली बात, अब देखो हम आपको बताते हैं 6 के 2 गुणनखंड बताओ। आप इस सब चीज़ों को भूल जाओ। 6 के 2 गुणनखंड यानी 2 संख्या ऐसी बताओ जो 6 को काट दे। 3 दो ना। अब देखो रूट में 3, तो हमारा होगा रूट में 3 × 2। यही चीज़ें हमने लिखी है ना सर, कुछ अलग तो नहीं किया ना।
अब देखो इसको बराबर फॉर्मेट में करेंगे तो अब इन दोनों चीज़ों को हमें अलग करना है, दोनों चीज़ों को अलग करना है ना। देखो कैसे करेंगे अलग, तो एक √3 हमारा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे √2 हो गया, बस वही चीज़ें मैंने लिखी है, कुछ बदला नहीं, सेम चीज़ें वैसी ही हैं, जो चीज़ें ए है वही चीज़ ए है, वही चीज़ ए है। समझ रहे हैं बात को? तो कहने का मतलब अब इसके बराबर हम इसे रखेंगे, समझ रहे हैं बात को? इसको रखेंगे हम, इसको हम रखेंगे जहाँ पे हमारा √6 है वहाँ पे हम √3 मल्टीप्लाई √2 लिखेंगे बस। अब देखिए क्या है यहाँ पे 3x² माइनस का आपका कितना हो जाएगा। अब देखिए वहाँ पे देखिए √6 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, √6 की जगह पे हम लिखेंगे √3 मल्टीप्लाई √2, सीधी सी बात है। √3 आपका होगा x, सेम टू सेम वैसे होगा। अब यहाँ पर भी वही चीज़ें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए √3 और आपका √2x + 2। समझ रहे हैं बात को? देखिए मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अगर मुझे डायरेक्ट करना होता तो मैं कर देता, लेकिन मुझे समझाना भी है आप लोगों को। देखिए क्या है, अगर देखिए हमें 3 को कॉमन लेना है, 3 तो यहाँ इस दोनों में मिल नहीं रहा है कि मिल रहा है, तो हमें क्या कॉमन लेंगे। देखो 3 को आप क्या लिख सकते हो, लिखते हो ना, मैंने आपको बताया था कि 5 बराबर √5 मल्टीप्लाई √5, वही लिखा था ना। तो आपका हो जाएगा 3 बराबर √3 मल्टीप्लाई √3। तो अब देखिए क्या है, अगर इसमें से हम √3 लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, अगर हम इसमें से √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, नहीं यहाँ पे बचेगा √3, क्योंकि इसका देखिए √3 का मान कितना है, 2 रूट, यानी एक √3 है, एक √3 है वो भी, तो यानी हम इसमें से √3 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, एक √3 बचेगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हम √3 देखिए कॉमन केवल 2 में से लेंगे, एक ए संख्या है, एक संख्या ए, इन दोनों में से कॉमन पहले लेंगे, उसके बाद इन दोनों में से कॉमन लेंगे हम। अब देखिए इन दोनों में देखिए हमने क्या दिखा, दोनों में √3 दिख रहा है, x भी दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे x² यहाँ पे है, x यहाँ पर भी, तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, लिया ना। तो अब देखिए यहाँ पे बचा क्या, हमारा √3 बचा, एक बचा, उसके बाद हमारा x भी बचा, क्योंकि यहाँ पे 2x है, केवल हमने एक x लिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ से क्या क्या चीज़ बाहर निकल गई, √3 और x निकला है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या बचा है, √2, नॉर्मली हमारा √2 बचा ना। अब देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए माइनस का निशान है, माइनस का निशान है ना। तो अब देखिए क्या है कि यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे आंसर हमारा आया है माइनस, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे देखिए क्या है, जो चीज़ें कॉमन करने के बाद यहाँ आई है ना, तो वही चीज़ें यहाँ पर भी कॉमन लेने के बाद आनी चाहिए, नहीं तो आपका जो क्वेश्चन है गलत हो जाएगा। देखिए क्या हमारा √3x माइनस में √2, तो यानी यहाँ पे जब जो चीज़ें हम कॉमन लेंगे इन दोनों में से जो चीज़ें हम कॉमन लेंगे हमारा सेम यही आना चाहिए, सेम जो यहाँ पे आया वही चीज़ यहाँ पे आनी चाहिए। तो आप बताइए हमें इन दोनों में से कौन सी चीज़ें लें कि जो हमारा यही फॉर्मेट बने। देखिए हमारा √2 है ना लास्ट में, तो यानी 2 बराबर आप क्या लिखते हैं, n लिखते हैं आप। तो देखिए क्या 2 की जगह पे अब समझिए 2 रूट है, यानी 2 रूट में संख्याएं हैं, तो यहाँ पर भी एक √2 है, तो हम यहाँ से √2 लेंगे ना। देखिए इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है, तो यहाँ से हम लेंगे √2 कॉमन। अब देखिए यहाँ पे हमारा कितना बचा, √3 बचा ना, और देखिए यहाँ पे क्या है हमारा x है, उसके बाद देखिए हमारा क्या है, यहाँ पे प्लस में है प्लस। अब देखिए हमने माइनस कॉमन नहीं लिया क्योंकि क्या हमारा, देखिए अब देखिए इसमें से कितना हमने कॉमन लिया, माइनस का √2 कॉमन लिया है ना। देखिए माइनस भी हमने इसी के साथ लिया है, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा, देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा, हमने माइनस को भी कॉमन लिया बाहर। देखिए क्या है √2 के साथ यानी माइनस √2 हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ पे देखिए चिन्ह बदल जाएगा आपका। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप माइनस का कॉमन लेंगे तो जो चीज़ें कोष्टक में रहेंगी उनका चिन्ह बदल जाएगा। तो कोष्टक में जो चीज़ें हैं क्या, इसके आगे देखिए माइनस है, तो ये चीज़ें प्लस में हमने लिखी है, अब यहाँ पे हम माइनस लिख देंगे।
इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि आप जब कॉमन लेंगे माइनस का तो चिन्ह कैसे बदलते हैं। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन शुरुआत में ही हमने डाल दिया है, लेकिन क्या करें, यही क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में भी आएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली। जो टीचर होते हैं ना अलग टाइप के, वो क्या आपको आसान आसान क्वेश्चन लगवा देते हैं जो कि आपके एग्जाम में फंसते नहीं है, जिससे आपके परसेंटेज में गिरावट आएगी। इसलिए देखिए, अगर आप डर के लगाएंगे क्वेश्चन तो आपका जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा और एग्जाम में आप कहेंगे मैंने सब कुछ पढ़ा, आप लेवल भी अच्छा करके आएंगे, लेकिन क्या है वो परसेंटेज आपको मिल नहीं पाएगा। इसलिए ऐसे प्रकार के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना ही करना है, क्योंकि यही तो आपके एग्जाम में आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या हमारा, इसमें से हमने माइनस का रूट तो 2 कॉमन लिया, माइनस का रूट 2 कॉमन लिया, तो देखिए यहाँ पे कितना हमारा बचा, प्लस का रूट 3x है। अब देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा, क्यों, क्योंकि हमने माइनस को भी कॉमन लिया है। तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, रूट 2। बस नॉर्मली बात है। क्यों रूट 2 यहाँ पे बचा, मैंने आपको बताया कि अगर 2 बराबर आप लिखते हैं, 2 बराबर रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2, बस। अब बताओ, अगर किसी को यहाँ तक कन्फ्यूजन हुआ तो बताओ, बताओ तुम सब बताओ। ये वाला यहाँ पे देखो, मैं फिर से बताता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या हमारा, देखिए हमने ये बीच की संख्या है हमारी, ठीक है ना, इसको बात को समझना। तो इसका गुणनखंड करने के लिए पहले हम इन 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। जब मल्टीप्लाई हमने किया तो हमारा कितना आया, 6। तो 6, अब देखो 6 के ऐसे 2 गुणनखंड लेने हैं जिनका जोड़ घटाव करने पे ये हमारी बीच वाली संख्या आ जाए, किसी ना किसी तरीके से वो संख्या आ जाए। तो देखो क्या हमारा रूट 6 है ना, तो कभी भी हम 2 और 3 से रूट 6 नहीं ला सकते, कभी भी नहीं ला सकते। इसलिए हमें ये फॉर्म लेना ही पड़ा कि रूट 6 में हम लेंगे ही लेंगे, क्योंकि हमें रूट 6 लाना है, तो वैसी उसकी जैसी ही संख्याओं का हमें गुणनखंड लेना है। सीधी बात को समझिए। जब हमने इसको सॉल्व किया तो देखिए क्या है, तो इसको देखिए क्या है, 2 संख्या हमारी मिली, तो इन दोनों संख्याओं को हम माइनस में रखेंगे, तो हमारा कितना आएगा, माइनस का 2 रूट 6 आ गया ना। देखो माइनस का रूट 6 और माइनस का रूट 6 आपका बराबर होगा माइनस का 2 रूट 6। सीधी बात, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, जब आप किसी दुकान पे जाते हैं तो 5 का उधार लेते हैं, फिर अगर आप दोबारा जाएंगे तो फिर 5 का लेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, -10 हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो क्या, वहाँ से जब चीज़ें हम आगे चलेंगे तो हमने क्या लिखा, जो हमने रूट 6 लिखा है तो उसको हम किस फॉर्मेट में लिखा, 2 × 3, यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक है ना। देखो फिर वही चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी है। देखिए क्या, इन दोनों चीज़ों को अलग करने से क्या कोई फर्क पड़ा, कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, लेकिन रूट दोनों पे लगा रहेगा नॉर्मली। अब देखिए उसके बाद क्या है, इन चीज़ों को हमने 2 जगह लिखा, यानी रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 2, इसको भी इसी तरीके से लिखा। अब देखिए क्या, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हुआ था, तो अब देखिए क्या है, अब देखिए यहाँ से हमने माइनस का प्लस का रूट 3x कॉमन लिया, रूट 3x कॉमन लिया, तो हमारा यहाँ पे कितना बचेगा, रूट 3 तो बचेगा ही, क्योंकि 3 बराबर हमारा क्या होता है, हमने आपको बताया है, 3 बराबर हमारा माइनस का रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 है आपका। तो अब देखिए इसमें हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे केवल रूट 3x बचेगा। अब यहाँ पे माइनस का निशान सेम टू सेम रहेगा और आपका रूट 2 हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए माइनस है, इसके आगे माइनस, इस संख्या के आगे माइनस है, तो इस संख्या के साथ साथ हमने क्या कॉमन लिया, माइनस का रूट 2 कॉमन लिया। माइनस का रूट 2 जब हमने कॉमन लिया देखिए, तो यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे देखिए रूट 2 और माइनस दोनों चीज़ें बाहर आ गई, जिसकी वजह से बीच के चिन्ह बदलेंगे, बदलेंगे। यहाँ पे देखिए क्या, माइनस तो ये संख्या थी ही, तो ये हमारा क्या हो गया, प्लस में हो गई। अब देखिए यहाँ पे देखिए प्लस है, तो ये हमारा माइनस हो गया। अब यहाँ पे हमने रूट 2 लिख दिया आसानी से। ये आपको कल सॉल्व करके लाना होगा, जो कन्फ्यूजन हो यही पूछ लेना।
देखिए क्या, अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे, इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्या है, हमने कहा दो चीज़ें जब एक तरह से दिखती हैं तो उनको केवल हम एक बार लिखते हैं, मैंने बताया था ना पीछे। देखिए क्या, इस मामले में आप जब गुणनखंड कीजिएगा कि जो चीज़ें एक तरीके से दिखती हों तो उनको केवल एक बार लिखना, केवल एक बार लिखना। अब देखिए क्या हमारा क्या है, √3x माइनस √2, ये भी दोनों सेम है, एक तरीके से है ना, एक तरह से दिख रहा, तो दोनों की जगह हम केवल एक लिखेंगे। अब देखिए क्या, ये हमारा √3x माइनस से कितना है, माइनस से कितना है, यहाँ पे देखो √3x है, यहाँ पे कितना है माइनस का √2 है ना, तब इन दोनों चीज़ों को हम एक साथ लिखेंगे, √3x माइनस √2। अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, सेम चीज़ें यहाँ पे भी है ना, देखो सेम चीज़ें यहाँ पे भी है तो उसको भी सेम हम लिख लेंगे। हो गया ना। अब देखो ये हमारा गुणनखंड सॉल्व हो गया। अब देखिए हम क्वेश्चन को ध्यान देंगे तो क्या कहा, मूल ज्ञात करना। मूल ज्ञात करने का मतलब है कि x के कितने मान होंगे। देखिए x 2 बार लिखा है ना, तो यानी यहाँ पे हर एक गुणनखंड में कितना होता है, 2 मान होंगे हमेशा। एक जो हमारा जो द्विघात संकरण होता है ना, उसमें x के 2 मान मिलेंगे, यानी 2 मूल। जो हमारे x के मान मिलते हैं वही उसके मूल कहलाते हैं। अब देखो x का मान हम कैसे निकालेंगे, x का मान आप कैसे निकालेंगे। देखिए क्या हमारा √3x माइनस √2 बराबर हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। केवल एक एक करके हम सॉल्व करेंगे, एक बार इसे सॉल्व करेंगे, एक बार इसे सॉल्व करेंगे, बराबर लेके 0। देखिए कभी क्या होता है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती है, तब भी यही हम फॉर्मेट अपनाएंगे जब हमें मूल ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा 0 हो गया ना। तो अब देखिए क्या है, अब हमें √3x है यहाँ पे, और यहाँ पे है -2। तो हमें किस चीज़ का मान ज्ञात करना, केवल x का ना। तो x जो होगा आपका, जिस चीज़ का हमें मान ज्ञात करना रहता है वो बाएं तरफ प्लस में अकेले होती है, तो केवल हमें x को इस तरफ रोकना, बाकी सबको उस तरफ ले जाना है। अब देखिए क्या, यहाँ पे भी चिन्ह बदलते हैं। देखिए क्या है कि आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि आप लोग पिछली कक्षा पढ़े नहीं है, इसलिए आपको देखिए क्या है, यहाँ पे इसको कहते हैं पक्षांतर करना। देखिए क्या होता है, जब पक्षांतर करना आपको नहीं आ रहा है तो इसमें हम थोड़ा तो आपको बता देंगे, लेकिन आप जाके पिछली कक्षा देखेंगे जिसमें हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े हैं, तो उसमें हमने अच्छे से आपको बताया कि कैसे करते हैं पक्षांतर। अब देखिए क्या हमारा ए हमारा है एक चर वाला रैखिक समीकरण, इससे आप घबराइएगा मत, क्योंकि जैसे 2 चर वाला रैखिक समीकरण को आप सॉल्व करेंगे उसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए क्या, हमें केवल x का मान ज्ञात करना है ना, x का मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, -√3x। अब देखिए माइनस की चीज़ें हैं, जब आप इसको दाहिने तरफ ले जाएंगे या दाहिने तरफ से इधर ले जाएंगे तो उनके चिन्ह आपस में बदल जाते हैं। अब देखिए क्या है, ये माइनस में है तो इसको हम दाहिने तरफ ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का √2 हो जाएगा। नॉर्मली जो हमारा प्लस का √2 हो गया, क्योंकि देखिए ये माइनस का चिन्ह है, इसको हम पक्षांतर के लिए किए, दाहिने तरफ ले जाएं तो इसका चिन्ह बदल गया। यानी जब भी आप किसी भी संख्या का पक्षांतर करते हैं, यानी लेफ्ट राइट ले जाते हैं, तो उनका चिन्ह बदल जाता है। अगर इस तरफ देखिए ये है, ये आप देखेंगे बाएं तरफ किस तरीके से माइनस में है, तो दाहिने तरफ आप ले गए वो हमारा प्लस का हो गया। अभी अगर इसको इधर फिर ले जाएंगे तो फिर माइनस हो जाएगा, बस यही क्रियाकलाप चलता रहता है इसमें। तो आपको केवल x बराबर ज्ञात करना है। तो देखिए ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई है ना, देखिए √3 और x दोनों गुणे के फॉर्म में है, दोनों गुणे के फॉर्म में है, क्या होता है। अब देखिए हमको अगर इसको इस तरफ ले जाना है तो जैसे ये संख्या बराबर में चलेगी वो उस तरह नहीं जाएगी, तो वो डायरेक्ट इसके नीचे जाएगी। जो संख्या उस तरफ होगी सभी के नीचे चली जाएगी। जो ये √3 है वो जैसे हमने इसको कर दिया सीधे यहाँ करके कर दिया, इसका चिन्ह बदल दिया। लेकिन अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई में हो तो क्या सीधे ले जा सकते, नहीं ले जा सकते, वो नीचे जाएगी, यानी वो आपके हर के रूप में जाएगी। अब देखिए यहाँ हमारा नीचे इसका हर क्या होगा, 2 √2 के नीचे क्या है, हम हर के नीचे इसके लिख देंगे, यानी हमारा x का मान कितना मिला, x बराबर मिला हमें √2/√3, यही हमारे x के मूल हैं। अब देखिए ये x के मान हमारे दोनों लिए एक ही हैं, दोनों एक ही हैं, तो कहने का मतलब देखिए हमारा x का मान 1 होगा। अब इसको भी इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो सेम यही आपका आएगा।
तो यानी हमें x के दो मूल मिले हैं, दोनों समान हैं। समझ गए बात को, दोनों समान है। अब देखिए इसकी प्रकृति के बारे में नहीं पूछा गया है, इसके आगे हम आपको प्रकृति भी बताएंगे। देखिए क्या है, नॉर्मली जब आप गुणनखंड करते हैं तो आपको मैंने बताया कि 3 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 6, और उन दोनों संख्याओं को ऐसे दो गुणनखंड लेते हैं जो बीच दी हुई संख्या से मिलते जुलते हों, क्योंकि हमें वही बीच वाली संख्या को जोड़ घटा के लाना पड़ता है। अब देखिए क्या, उसके बाद देखिए हम सीधे चलते हैं। अब देखिए क्या है, जब हम यहाँ तक पहुँचे √6, तो हम इसको √6 को क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √2। तो इन दोनों का मतलब यही होता है आपका √6। जब हमने इसको सॉल्व किया, देखिए मैं बताऊं आपको एक नॉर्मली बात, अगर आप देखिए चिन्ह आपसे गलत हुआ, यानी आपके प्लस और माइनस गलत हो गए, तो आप कतई सवाल को सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप गुणनखंड को नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप चिन्ह को विशेषता ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए क्या है, हमें यहाँ से किस चीज़ को कॉमन लेना था, देखिए यहाँ से किस चीज़ को कॉमन लेना था, ये चीज़ ये बताएगा। यानी जो ये हमारा आया है कॉमन होने के बाद, ये बताएगा कि हमें किस तरीके से यहाँ से कॉमन लेना है, कौन सी संख्या कॉमन लेनी है। देखिए क्या है, देखिए इसमें हमने क्या लिया था कॉमन, √3x हमने कॉमन लिया, तो हमारा कितना बचा, √3x माइनस का √2। यानी जब भी हम यहाँ से कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो हमारा जो बचेगा वही इसी फॉर्मेट में बचना चाहिए, सेम टू सेम। तो हमें इसी के हिसाब से लिया हमने यहाँ पे कॉमन। तो हमने देखिए यहाँ पे देखिए प्लस √2 भी ले सकते थे, लेकिन क्या हुआ, दोनों का मान बदल जाता, ये भी दूसरा हो जाता, ये भी दूसरा हो जाता। इसीलिए हमने क्या लिया, माइनस का √2, जिससे कि दोनों मान बराबर हो गए। जब बराबर हो गए तो हमने इनके मूल ज्ञात किए। मूल ज्ञात करने के लिए देखिए क्या है, 3x √3x माइनस √2 है, उसके बराबर 0 हमने लिखा, तो 0 लिखा यहाँ पे 0। तो उसके बाद हमने इसको देखिए क्या, इसका देखिए पक्षांतर किया। मैं आपको फिर एक बार बता दूं, जब लेफ्ट की चीज़ें राइट तरफ जाती हैं तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं, और जब लेफ्ट की चीज़ें राइट तरफ आएंगी तब भी आपका बदल जाएगा। समझिए बात को। तो आपका देखिए यहाँ पे क्या है, √2 है, उसको आप दाहिने तरफ ले गए तो उसका चिन्ह बदल गया, यानी ये प्लस हो गया, प्लस हो गया ना। अब देखिए हमारा √3x बराबर √2 हो गया। उसके बाद देखिए आपको x को अकेले लाना है। मैंने कहा जिस चीज़ का आपको मान ज्ञात करना है वो हमेशा बाएं तरफ वो भी प्लस में होगी। तो देखिए क्या हमारा x हो गया ना, यहाँ पे हमें केवल x को रोकना है। तो √3 कहाँ जाएगा, √3 हमेशा जो आपकी दाहिने तरफ संख्याएं होंगी सभी के हर में जाएगा। अगर देखिए यहाँ पे क्या होता, √3 प्लस √4 होता, तब भी आपका सभी के नीचे जाता, सभी के नीचे √3 हो जाता। समझ रहे हैं बात को, उसी तरीके से ये आपका हुआ। तो गुणनखंड करना आपको, देखिए यहाँ से अब देखिए मैं आपको और भी आगे क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। अब देखिए क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि सभी का गुणनखंड इसी तरीके से हो जाए। कुछ ऐसे द्विघात समीकरण होते हैं जिनका आप गुणनखंड नहीं कर सकते, उनके लिए आपको सूत्र लगाना पड़ता है, सूत्र लगाना पड़ता है। देखिए वो सूत्र आप याद कर लीजिएगा, नॉर्मली ज़्यादा बड़ा नहीं, एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब देखिए क्या है, अब देखिए मैं आपको यहाँ से बताऊंगा इसका विकतर क्या होता है। इसके अब आपको देखिए मूल तो पता चल गया होगा कि मूल किसे कहते हैं, जो हमारे x के मान आते हैं वही मूल कहलाते हैं, सीधी सी बात है। तो देखिए क्या होता है, चर का मान ही मूल है, चर का मान ही मूल है। अब देखिए इस बात को आप ध्यान रखिएगा, यानी अगर आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट मूल पूछे तो आपको क्या करना है, पहले आप गुणनखंड करेंगे। अगर गुणनखंड ना होगा तो आप सूत्र पे रख के x के मान निकालेंगे। या तो आपका देखिए ज़रूरी नहीं कि हमेशा x² ही आपको मिले, यहाँ पे देखिए y² भी मिल सकता है, यहाँ पे y मिल सकता है। देखिए क्या है, अब देखिए एक चीज़ और आपको बता दूं, जैसे देखिए क्या है आपका, अब देखिए इसका सूत्र आप देखिए क्या है हमारा। अब देखिए जब आपको कभी ऐसे द्विघात समीकरण मिल जाए
मिल जाए जिनका आप गुणनखंड ना कर पाएँ या करने में असमर्थ हो जाए, लगे कि आपका नहीं हो पाएगा उस तरीके से, तो आप डायरेक्ट इस सूत्र पे उन चीज़ों को आप रखेंगे। देखिए कैसे, x बराबर आपका होता है -b प्लस माइनस अब देखिए क्या आपका सूत्र क्या है, ठीक। अब देखिए आप अपना सूत्र लिखिए, माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इसको देखिए क्या है, आपको देखिए क्या है, ये आपका ऐसा सूत्र है जब आप किसी द्विघात समीकरण का गुणनखंड नहीं कर पाएंगे, तो जब आपको x का मान निकालना हो तो आप सीधे इस सूत्र पे रख के आप निकाल सकते हैं। एक बात और आपको बता दूं, जैसे देखिए क्या है, अभी देखिए d विविक्तर क्या होता है आपको यही भी बता दूं। देखिए विविक्तर का काम होता है जो आपके x के मान आते हैं, यानी चर के जो मान आते हैं उनकी प्रकृति को दर्शाता है, यानी वो वास्तविक हैं या वास्तविक नहीं है, इन्हीं बात को वो दर्शाता है। देखिए क्या होता है, अब देखिए इसको हम d से प्रदर्शित करते हैं, तो विविक्तर बराबर आपका क्या होता है, क्या होता है आपका बी स्क्वायर। देखिए ये जो आपका बीच वाला है बस वही आपका है डी का मान, यानी विविक्तर। इन दोनों चीज़ों को देखिए आपको बता दूं, देखिए पहले आप डी का मान निकालेंगे, उसके बाद आप उसमें रख देंगे, डायरेक्ट उस पर आप रख देंगे, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए क्या है, मैं आपको बता दूं, जो ये आपके विविक्तर है यही आपके मूलों की प्रकृति बताते हैं। देखिए अगर डी का मान 0 से बड़ा है तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी आपकी, दोनों समान, यानी दोनों भिन्न होंगे। दोनों भिन्न वास्तविक होंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या है आपका d से बड़ा आपका, अगर d से क्या हो गया आपका, d से छोटा मान हो गया, यानी क्या होता है इस स्थिति में, देखिए इसमें देखिए माइनस हो जाएगा आपका, तो आपका इस स्थिति में क्या होगा, यानी दोनों मूल आपके वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। अब देखिए एक और आपकी बनती प्रक्रिया जिसमें देखिए आपका d बराबर 0 होता है, तो इसमें क्या होता है, देखिए क्या होता है, d बराबर अगर आपका 0 आ गया, यानी जब इस आप देखिए क्या, ये आपका सूत्र है ना, जब इस पे आप देखिए यहाँ से b का मान और a का मान c का मान रख के आप सॉल्व करेंगे, अगर आपका 0 आ गया यानी d बराबर 0 आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मूल देखिए क्या है, मूल तो वास्तविक होंगे, लेकिन क्या होता है दोनों मूल एक ही होंगे। यानी जैसे हमने देखिए वहाँ पे क्या आंसर लाया था पहले वाले क्वेश्चन में, देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, x के दोनों मान देखिए हमारे x के मान यहाँ पे दोनों एक जैसे हैं, यानी इसमें हमारा विविक्तर का मान d बराबर 0 आया था। समझ गया बात को, यानी ये ऐसे क्वेश्चन में, यानी इस वाले क्वेश्चन में d का मान आपका 0 आया था। क्या देखिए जब भी आप d का मान 0 आ जाए तो जो आपका x का मान 1 होगा, यानी देखिए दोनों x के मान सेम एक ही तरीके से दिखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या √3 अपान √2 अपान √3 है, यहाँ पे देखेंगे √2 अपान √3 सेम। देखिए यही कहने का मतलब है। तो यानी वास्तविक दोनों बराबर होंगे, वास्तविक दोनों बराबर।
दोनों बराबर। अब देखिए इन चीज़ों को मैं आपको यहीं पे समझा रहा हूँ, लेकिन इसके बाद मैंने आपके लिए एक अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से लिखा हूँ कि जैसे आप डायरेक्ट उसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। आप देखिए यहाँ पे क्या, अगर देखिए डी का मान 0 से बड़ा है तो मतलब आप समझ रहे हैं 0 से बड़ी कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? 0 से बड़ी सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं। 0 से बड़ी सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं। और 0 से छोटी संख्याएं कौन होंगी? जो माइनस में होंगी। समझ गए ना बात को? जो माइनस की तरफ जाएंगे तो समझ लेना कि वो आपकी संख्याएं 0 से छोटी होती चली गई, क्योंकि 0 देखो क्या है, 0 एकदम मध्य में है ना। देखिए जो संख्याएं आपकी स्टार्ट होती हैं लेफ्ट राइट जाती हैं ना, जो आपकी इधर जाती हैं वो धनात्मक, जो इधर जाएंगी ऋणात्मक। अब देखिए क्या है, इसको हम किससे सॉल्व करेंगे? सीधेधराचार्य सूत्र से। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए आप इसका उस तरीके से भी कर सकते हैं अगर हो जाएगा तो, लेकिन क्या है इसमें आपको सूत्र को बताना जरूरी है। तो d बराबर हमारा क्या है? d बराबर b² माइनस 4ac। तो आप देखिए क्या लिखेंगे, x बराबर आपका क्या बनेगा? जहाँ पे आपका b² माइनस 4ac है वहाँ पे केवल आप d लिख देंगे। माइनस b हो गया आपका, प्लस माइनस रूट में d हो गया आपका, अब यहाँ पे हो गया 2a। ठीक है ना? तो देखिए जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, पहले आप d का मान निकालेंगे। पहले आप d का मान निकालेंगे, उसके बाद आप इस पे रख के सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि देखिए क्या होता है, अगर इन सभी प्रोसेस को साथ लेके चलेंगे ना थोड़ा लंबा हो जाता है। अब देखिए क्या है स्टेप 1, देखिए क्या है इसमें, अगर आपको देखिए ऐसा सवाल मिला द्विघात समीकरण, आपको गुणनखंड करना, अगर आपको नॉर्मली इस तरीके से नहीं आया तो आप सभी क्या करेंगे, आपको इस सूत्र के अनुसार आप उसको सॉल्व करेंगे, तभी आपका आंसर वही आएगा जो वहाँ पे आया था। अब देखिए पहले क्या करेंगे, पहले हम d का मान निकालेंगे। d बराबर हमारा क्या है? b² माइनस 4ac। अब देखिए इसके पहले मैंने आपको शुरुआत में मानक समीकरण से तुलना करना बताया था ना। हमारा मानक समीकरण क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अभी मैं आपसे पूछूं a का मान क्या होगा? a बराबर आप क्या लिखेंगे बताओ? a बराबर आप क्या लिखोगे? यहाँ से मैं आपकी तुलना कर रहा हूँ ना। ये देखिए हमारा मानक समीकरण है, ये जो हमारा द्विघात समीकरण है। a बराबर आपका क्या होगा? ये बराबर मैं क्या लिखूँ? इससे हमें तुलना करनी है, समीकरण से इससे, और हमें मानक समीकरण से तुलना करनी है। तो आप a बराबर बताइए क्या होगा आपका मान? नहीं। अब देखिए क्या तुलना हम किससे करते हैं? x के बराबर x है तो लिखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं उसे। तो a बराबर a की जगह क्या है? देखिए यहाँ पे a है ना, इसमें देखिए क्या है, तो a बराबर हमारा हो गया 2। बस नॉर्मल सी बातें हैं। अब देखिए b है तो यहाँ पे क्या है? 4 नहीं, माइनस का 4 है। इस बात को ध्यान रखिएगा, चिन्ह को आपको ध्यान रखना है। तो b बराबर आपका क्या हो जाएगा? माइनस का 4 यानी माइनस का 4। अब c बराबर आपको क्या दिख रहा है? प्लस 3। तो c बराबर आपका 3। मुझे लगता है अब दोबारा आपको गलती नहीं होगी इसमें, पक्का नहीं गलती होगी। अब देखिए क्या हमें d का मान निकालना है ना। तो d बराबर हमारा क्या है? b² माइनस 4ac। तो b का मान आपको पता क्या है? b बराबर क्या है? माइनस का 4। तो अब देखिए क्या है, माइनस का माइनस का 4 का होल स्क्वायर होगा ना। देखो यहाँ पे b² है तो इसलिए b की जगह पर हमने सेम तो उसे लिख दिया, बाकी सब उसी तरीके से रहेगा हमेशा। अब देखिए क्या है, यहाँ पे माइनस का निशान है तो माइनस लिखेंगे सेम। अब आप बताइए a का मान कितना है? हाँ, तो यानी 4
4 गुणे 2 हो गया ना। अब बताइए सी बराबर क्या है आपका, यानी सी बराबर आपका क्या 3 हो गया ना। अब देखिए क्या इसको आप सॉल्व, ये बताइए इसके बराबर क्या होगा मान, आपको पता है a² बराबर क्या होता है, बताना पड़ेगा उसको। अब देखो क्या है, जैसे कोई संख्या x² लिखी है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होगा सेम संख्या का 2 बार स्वयं से गुणा, यानी देखिए ये संख्या वही भी है, ए बी संख्या हुई है, यानी दोनों संख्या का आपस में गुणा कर देंगे, तो इस फॉर्मेट में आपका हुआ -4 का होल स्क्वायर, तो यानी आपका -4 इंटू -4 हो गया ना, हो गया कि नहीं। मैंने बस वही चीज़ें लिखी है जैसे मैंने आपको बताया, बस वही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो आपका माइनस का गुणा माइनस में होगा तो क्या होता है आपका, तो पहली बात तो ये संख्या प्लस में आएगी, ये तो आपको पता चल गया। अब देखिए 4 गुणे 4 कितना होता है आपका, 4 गुणे 4 16, तो आपको हो गया प्लस का 16। बस ऐसे नॉर्मल चीज़ें आपको समझने चल ये तो मैं कहूँगा कि आपको हर एक जो चीज़ें आपको नहीं बताई जाएँ तो उसको आप हाईलाइट करके लिखते जाएंगे, हाईलाइट करके लिखते जाएंगे तो आप उसको भूलेंगे नहीं। अब देखिए इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे 16, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका 4 दूनी 8 होगा ना, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो आपका कितना होगा, देखिए 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, आपका यहाँ पे 24 हो गया। अब देखिए क्या है यहाँ पे आया, आप बताइए, आप इसको घटा के बताइए तो आप इतना कर लेंगे, बताओ घटा के कितना आएगा, आप लोग भी बताइए कमेंट में कि इसको घटा के, देखिए सॉल्व तो मैं कराऊंगा लेकिन आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा। +16 में आपको -24 घटाना, तो आपका कितना आंसर आएगा, फिर से बताओ। गलत है जवाब, फिर से एक बार ट्राई करो। हाँ देखो मैं नॉर्मली बात बताऊं, जैसे आप किसी दुकान पे गए हैं, ठीक है ना, नॉर्मली दुकान पे गए तो आपने पहले 24 रुपये का उससे उधार लिया, दुकानदार से आपने 24 रुपये का उधार लिया, आपने उसको कितना दिया 16 रुपये, तो आपके कितने उधार बचेंगे, 8 बचेगा ना उधार। यानी आपको उधार दिखाने के लिए, यानी कर्ज दिखाने के लिए आपको माइनस का चिन्ह लगाना पड़ता है, बस यही चीज़ है। आप लोग छोटी छोटी बात को मिस कर रहे हैं। तो यानी हमारा डी बराबर कितना मिल गया, 8 मिल गया ना, माइनस का 8 मिलेगा। अब देखिए क्या, अब देखिए हमें डी का मान मिल गया ना, देखिए अब अगर हमें डी का मान मिल गया तो हम इस पे इस वाले समीकरण यानी इस वाले सूत्र पे हम रख के उसको सॉल्व करेंगे। नॉर्मली इसको हम सॉल्व करेंगे ना। अब देखिए डी का मान हमें क्या मिला है, उसको कल ले के मत आना, कल से वो नहीं आएगा, तुम नहीं आओगे कल से, तुम नहीं आओगे कल से, उसको कह देना कल से मत आए, उसको लेवा के भी मत आना, नहीं किसी की एंट्री नहीं होगी, वो नहीं आएगा कल से, ठीक है ना। कल से वो तुम नहीं आओगे, इस बात को याद रखना। देखो क्या, आप देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, देखिए जब हमें डी का मान मिल गया, ठीक है ना, डी का मान मिल गया तो देखिए डी का मान मिल गया तो हम समीकरण इसी समीकरण को लगाएंगे, क्योंकि देखिए इस पे देखिए आप करेंगे एक साथ, इस पे भी करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन क्या है कि इसमें आपका कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, जिससे आपकी गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। और इससे आप सॉल्व करेंगे, पहले आप डी का मान निकालेंगे तो उसके बाद आप डायरेक्ट इसमें रख देंगे, इस वाले समीकरण में। अब देखिए क्या है यहाँ पे, एक्स बराबर, यहाँ पे देखिए माइनस बी लिखा है ना, तो बी माइनस को भूल जाइए, क्योंकि माइनस हम पहले लिख देंगे, यहाँ पे माइनस लिख दिया ना। अब बताइए बी का मान क्या है, बी का मान क्या है, -4 है ना। अब देखिए आपको ये क्वेश्चन में पहले भी था, जो हमने आपको पेपर दिया था ना, उसमें भी इसी फॉर्मेट में कुछ चीज़ें थी, यानी -4 इसी तरीके से था ना। देख लो, चाहे कोई लाया तो पेपर देख लो उसको खोल के, इसी तरीके से पहला क्वेश्चन लगा होगा उसमें, जो आपके चिन्ह लगे थे इसी तरीके से। इसीलिए देखो क्या, मैंने एक बेसिक स्टैंडर्ड का आपके लिए बनाया था पेपर, जिससे आपको हर एक चीज़ें समझ में आ जाए। मैंने बोला जो चीज़ें उसमें लिखी हैं आपको हमेशा यूज करनी पड़ेंगी, इस बात को याद रखना। अब देखिए क्या हमारा यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का निशान है, देखिए हेलो, इसको देखो प्लस माइनस का निशान है ना। अब देखिए डी का मान, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस के बाद रूट डी है ना, तो देखिए रूट हम तो वैसे रखेंगे, डी का मान हमें क्या मिला है -8, बस इतना ही नॉर्मली आपको
चीज़ें सॉल्व करनी है और ज़्यादा कुछ नहीं। अब देखेंगे क्या है इसके बाद, बटन में हमारा क्या है, बटन क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे 2a है ना, तो पहले तो हम 2 लिखेंगे, 2 तो है ना उसमें। अब a का मान हमें क्या, 2 है हमारा, यहाँ पर भी देख रहे हैं ना 2 यहाँ पे है, तो यानी एक जगह पे हम 2 लिख देंगे। नॉर्मली देखिए जब आपको सूत्र से क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, केवल आपको देखिए क्या ax² bx + c से तुलना करके सेम मान को वहाँ पे रख देना, बस बात खत्म। अब देखिए क्या होगा, आप अब इसके आगे आप कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे ज़रूरी है कि इसके आगे आप सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखिए क्या है, x बराबर हमें क्या लिखना है, अब एक बार और x बराबर आप लिखेंगे, क्यों, अब देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है -4, यानी जो -4 है उसके ऊपर कोष्टक लगा है, कोष्टक के बाहर क्या लिखा, माइनस, तो यानी कहने का मतलब अगर इस कोष्टक को आप हटाएंगे तो माइनस का डायरेक्ट मल्टीप्लाई इसी संख्या में होगा, ना कि इन सब में होगा। इस बात को याद रखना, जिसके बाहर कोष्टक लगा होगा उस चीज़ की मल्टीप्लाई उसी में होंगी जो कोष्टक के अंदर बंद होंगी। तो माइनस का मल्टीप्लाई -4 में होगा तो क्या होगा आपका रिजल्ट, प्लस का 4 हो जाएगा। बस समझिए बात को, प्लस का 4 हो जाएगा। आपका यहाँ पे कितना होगा, 4 हो गया ना। अब देखिए इसमें से कोई एक माइनस वाला लीजिए या प्लस वाला, पहले हम प्लस से करेंगे उसके बाद माइनस वाला उस साइड करेंगे, यानी देखिए 2 चीज़ें एक साथ हम सॉल्व कर रहे हैं। अब दोनों चीज़ों को अलग करेंगे। मैंने आपको बताया कि जो आपके x के मान 2 मिलेंगे ना, क्यों मिलेंगे 2, क्यों मिलेंगे 2, क्योंकि देखिए क्या ये आपका द्विघात समीकरण है। जब आप इसका ग्राफ खींचते हैं ना, जैसे देखिए x और y के तल में आप खींचेंगे ना तो ग्राफ आपका कुछ ऐसे बनेगा। तो देखिए ये आपका होता है x अक्ष होता है, ये y अक्ष, ये भी आपका x डैश, ये y डैश। तो देखिए क्या जो ये रेखाएं है ना 2 बार x अक्ष पे काटी है ना, जो ये 2 बार काटती हैं वही हम मान निकालते हैं। वास्तव में जो ये संख्याएं यहाँ पे कटी हैं ना, जो रेखाएं काटती हैं यही हम x का मान निकालते हैं। यही देखो क्या, अगर इसको मैं कहूँगा आपको रेखा के रूप में व्यक्त करना है तो कर ले जाएंगे, लेकिन क्या है इसके पहले मैंने पढ़ा चुका हूँ द्विघात बहुपद में। देखो क्या उसमें मैंने पढ़ाया था ना कि जो ये हमारा है समीकरण है ना, उसको रेखा के रूप में व्यक्त करना है। तो मैंने वहाँ पे आपको अच्छे तरीके से बताया है कि कैसे आपको उसको रेखा के रूप में व्यक्त करना, तो आप जाके उसको एक बार देख लीजिएगा। अब देखिए क्या है, यहाँ पे हमने लिखा +4। अब देखिए हम यहाँ पे केवल प्लस वाला लेंगे, प्लस लिखा। अब देखिए माइनस लेके अगले बार इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये क्या है आपका माइनस रूट है ना, देखिए माइनस रूट है ना, तो आपका देखिए -8 है ना। अब देखिए क्या है इसके नीचे आपका कितना है, 4 है ना। देखो सेम टू सेम वही है ना, 2 × 2 यानी आपका कितना हो गया, 4। अब देखिए इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी प्लस का 4 होगा, क्योंकि देखिए अब माइनस वाला लेके हम सॉल्व करें, क्योंकि x का मान हमें 2 मान ज्ञात करना। देखिए यहाँ पे इसीलिए प्लस माइनस लिखा है कि एक बार आप प्लस लेके हल करेंगे, एक बार माइनस लेके हल करेंगे, बस सीधी सी बात है। अब देखिए क्या है यहाँ पे देखिए क्या है, माइनस लेके हम हल करेंगे ना, तब देखिए यहाँ पे माइनस क्यों लगेगा, हो गया ना आपका। अब देखिए यहाँ पे कितना होगा आपका √8 सेम लिखेंगे, माइनस का √8। उसके बाद देखिए आपका क्या है यहाँ पे 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो गया ना। अब क्या इसके बाद आप सॉल्व इसको कर सकते हैं, अगर जो चीज़ें सॉल्व नहीं हो उसके बाद बस वही चीज़ें वहाँ पे रोक देते हैं बस नॉर्मली। अब देखिए क्या है, x बराबर आप यहाँ पे 4 लिखेंगे प्लस 8i। आई क्यों लिखा हमने बताया, एक काल्पनिक संख्या है। देखिए रूट के अंदर, अगर रूट के अंदर आपको माइनस में संख्याएं दिखें तो समझ लेना वो संख्याएं काल्पनिक है। काल्पनिक मतलब आपको आई के फॉर्म में उसे व्यक्त करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग पहली क्लास में आपको बताया था, जब आपको वास्तविक संख्याएं पढ़ाई जा रही थी तो उसमें आपको 2 संख्याएं बताई गई थी, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये माइनस में 8 आ गया, तो इसका मतलब एक काल्पनिक संख्या हमारी बन गई। इस बात को याद रखें, एक पूरी की पूरी संख्या हमारी काल्पनिक संख्या बन गई है।
यानी आपको क्या बताया था हमने, -1 बराबर हमारा क्या आया था, आई हमने आपको बताया था ना ऐसे, तो समझ लीजिए वही हमारा हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो 8i हो गया ना। देखिए क्या होगा, 8i हो जाएगा कि नहीं, माइनस कर रहा है। अच्छा बताइए, देखिए क्या हमारा ये रूट तो ऐसे लगेगा, लगेगा कि नहीं, बताइए लगेगा कि नहीं। तो अब देखिए इसके बाद क्या होगा हमारा, यहाँ पे हम i लिख देंगे नॉर्मली। अब देखिए हमारा यहाँ पे हो जाएगा 4, तो सेम वही चीज़ें यहाँ पे हो जाएगी आपकी, केवल आपका चिन्ह यहाँ पे बदला रहेगा। आपका हो गया 4, बस यही आपका आंसर है x के यही दो मान हैं। अब देखिए क्या है, ये आपके x के मान हैं जो आपको सूत्र पे रख के सॉल्व करना है। अगर आप इसको नॉर्मली करेंगे तो क्या बनेगा, 3 दूनी 6 होता है ना, आपका 6 हो जाएगा ना, आपका देखिए 6 हो गया ना। अब देखिए 6 को आप कैसे सॉल्व करेंगे, 6 के ऐसे तो गुणनखंड लेंगे, जो 4 आएगा कभी कभी नहीं आएगा 4। देखिए कैसे, 3 दूनी 6 लेंगे आप 1 गुणे 6 लेंगे ना। अब देखिए अगर 3 + 3 लेंगे तब भी आपका 5 हो जाएगा। अगर 3 माइनस में लेंगे और प्लस में 2 लेंगे तब भी आपका 4, किसी भी स्थिति में आप 4 को नहीं ला सकते वहाँ से, कि ला पाएंगे। इसीलिए हम वहाँ पे सूत्र का प्रयोग किए हैं ताकि आप आसानी से सॉल्व कर ले जाए। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमें सूत्र को लगाना पड़ेगा जहाँ पे आप इसको खंडित नहीं कर पाएंगे। सर देखो टाइम कितना होगा, हाँ कितना टाइम हुआ वीडियो का, हाँ 57, सॉरी। अब देखिए लगभग हमारे वीडियो 1 आवर के हो गए, केवल 2 ही क्वेश्चन सॉल्व कर। क्या है, इन दोनों क्वेश्चन को मैंने बेस बनाया, इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे आपके स्पीड से लगाए जाएंगे। स्पीड से लगाने का मतलब ये है कि थोड़ी चीज़ें आपको, देखिए सब चीज़ें तो यहाँ पे समझा दी गई है, इसके बाद आपको अच्छे तरीके से उसमें भी सॉल्व कराए जाएंगे। अभी इस चीज़ को लिख लीजिए, जो चीज़ें हमें बात को सॉल्व करनी है। अब देखिए पहला क्या मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बनाया, अगर डी, ये समझिए हमारा यही तो हमारा डी है। डी बराबर हमने क्या लिखा था, डी बराबर क्या लिखा था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना हमारा। तो सेम हमने यहाँ पे लिखा है। तो यानी अगर आपका डी का मान 0 से बड़ा होगा तो आपके क्या होंगे, दोनों भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दोनों भिन्न वास्तविक मतलब ये होता है, x का मान एक बार आएगा, यानी समझ लीजिए x 1 आया है तो दूसरा x आपका 2 आएगा। 2 क्यों, अभी देखिए दोनों 0 से बड़े क्यों हैं, क्योंकि दोनों संख्याएं आपकी प्लस में हैं। यानी x के अगर दोनों मान प्लस में आ गए, दोनों अलग हैं, तो उस स्थिति में आपका d का मान 0 से बड़ा हो गया। अब देखिए दूसरा क्या है हमारा, 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। देखिए इसको हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, इस वाले पे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमारे x के मान दोनों एक ही आएंगे। देखिए क्या होता है, जैसे x बराबर आपका 1 आ गया, फिर 1 आ गया, वो भी किस में, प्लस में। समझ गए ना बात को, यानी प्लस में क्या होगा आपका, प्लस में होंगे तभी ना आपकी क्या होते हैं, तभी ना ये आपके क्या होंगे, ये आपके क्या होंगे, 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। समझ गए बात को। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, d बराबर 0 आएगा तो x बराबर मान लीजिए क्या आएगा आपका, 1 आ गया, 1 आ गया, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, केवल एक ही आंसर आएंगे यानी x के मान। अब देखिए तीसरा क्या है, कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। अब देखिए ये सब चीज़ें अभी देखिए आगे जब हम क्वेश्चन लगाएंगे ना तो उसमें डायरेक्टली पूछता है क्वेश्चन, मूल बताइए, विविधता निकालिए और उसके मूल की प्रकृति बताइए। तो जो देखिए मूल की प्रकृति यहीं से पता चलेगा, जब हमें डी का मान निकालेंगे तभी ना हम बताएंगे कि वो मूल किस प्रकार का है। अब देखिए जब आपका मूल का मान यानी डी का मान 0 से बड़ा हो जाएगा तो आपके दोनों भिन्न वास्तविक मूल होंगे, सीधे लिख देना। और दूसरी अगर बराबर हो गए, डी का मान 0 के बराबर हो गया तो आप 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। अब देखिए तीसरा आपका क्या है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता, कोई वास्तविक मूल नहीं होता। देखिए क्या है, अगर डी का मान किस में आ जाए, माइनस में आ जाए, यानी डी का मान जो आपके x के मान हैं, x के मान क्या होंगे आपके, देखिए जैसे -1 आ गया, -2 आ गया ना, क्या हुआ, ये 0 से बड़े हैं कि छोटे। देखिए क्या आता है, जब 0 से आप संख्या को चालू करते हैं, 2
3 और 4। इस तरफ आपकी प्लस की संख्याएं रहेंगी, इस तरफ आपकी माइनस की संख्याएं रहती हैं। तो वही बात मैंने कहा कि अगर आपसे जीरो बड़ा हो गया, यानी 0 बड़ा हो गया और आपकी ये संख्याएं छोटी हो गई, यानी डी का मान छोटा हो गया, तो आपका क्या होगा इस स्थिति में, ये आपका माइनस में होगा एक्स के मान। समझ गए ना बात को? क्या होता है कि जो आपका डी का मान होगा, डी का जो मान आप सॉल्व करेंगे तो आपका होगा माइनस में ही संख्याएं आएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो डी के मान आएंगे आपके माइनस में आएंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद। तो ये क्लास आज यहीं पे एंड होती है। इसके बाद आपका पार्ट 3 होगा, इसमें हम आपको कंप्लीट करवा देंगे कि देखिए हर एक चैप्टर की लगभग आपको 3 वीडियो मिलेगी देखने के लिए। देखिए इसमें भी 2 हो चुके हैं, इसके बाद हम पूरा समाप्त कर देंगे। तो मिलते हैं, आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।